हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस पार्ट की शुरुआत में चिंगी सपने में सुसु को दूर जाता हुआ देख रहा होता है। इसकी जब आंख खुलती है तब भी ये सुसु को ही बुला रहा होता है। चिंगी इसी के पास बैठा होता है, कहने लगता है कि मैं जानता हूँ कि फांगमुलन ही सुसु है। ये चिंगी से पूछता है कि अगर तुम फांगमुलन के असली जानते थे तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? इतना सब कुछ तुम्हारे साथ करने के बावजूद भी कल तुमने जबरदस्ती इसको यहाँ से भगा दिया। क्या तुम पागल हो गए हो? लेकिन चिंगी किसी भी बात के वो भी जवाब नहीं दे रहा होता। चिंगी उसको कहता है कि हुआ फैमिली फांगमुलन के पीछे है और अब मोरोंग फैमिली इस मसले के बीच नहीं पड़ेगी। चिंगी कहता है कि मोरोंग फैमिली का मेरे से कोई लेना देना नहीं है। इस बात पर चिंग्यू इस पर गुस्सा करते हुए कहने लगता है कि कल रात तुम मरते मरते बचे हो। चिंगी यहाँ से जाते हुए कहता है कि मैं डॉक्टरों में जानता हूँ कि मेरी चोट कितनी गहरी है, लेकिन यहाँ से जाते हुए चिंगी नीचे गिर जाता है और चिंग्यू इसे कहता है कि एक दफा खुद को देखो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस हालत में उसकी मदद कर सकते हो? इस पर चिंगी कहता है कि मैं ये काम खुशी से करूंगा। चिंग्यू अपने असिस्टेंट से कहता है कि तुम नर्स को यहाँ पे बुलाकर लेकर आओ। चिंग्यू से कहता है कि अब तुम रन सुसु के बारे में भूल जाओ, जैसे ही तुम ठीक होगे मैं तुम्हें अब्रॉड भेज दूंगा ताकि तुम अपनी स्टडीज को कंप्लीट कर सको। ये कहने के बाद चिंग्यू यहाँ से चला जाता है। चिंग्यू ने पता लगवा लिया होता है कि एविएशन स्कूल की ओपनिंग के दिन जो कुछ हुआ था उसके पीछे भी फांगमुलन और इसकी टीम थी। चिंग्यू के कहने पर टाशा को पकड़ लिया गया होता और हेतंग ने ये सब कुछ देख लिया गया होता है। पूरे शहर में फांगमुलन की तस्वीरें लगी होती हैं। अब हेतंग आकर फांगमुलन को बताती है कि जिनवे और टाशा को चिंग्यू के आदमियों ने पकड़ लिया है। ये सब सुनकर फांगमुलन बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। कहती है कि मैं जानती हूँ कि सब कुछ चिंग्यू मुझ पर प्रेशर डालने के लिए कर रहा है ताकि मैं खुद को पुलिस के हवाले कर दूं। लेकिन हेतंग बहुत परेशान हो जाती है, कहती है कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी। ये सुनकर फांगमुलन रोने लगती है, कहती है कि अगर उन सब के साथ भी वही हुआ जो लैन के साथ हुआ था तो फिर हमारा ये सब करने का क्या फायदा? चिंग्यू ने हॉस्पिटल में भी चिंगी पर कड़ी नजर रखी होती, इसलिए कहीं भी बाहर नहीं जा सकता। लेकिन आज चिंगी की वही दोस्त जिसने इसकी पहले मदद की थी आज नर्स बनकर चिंगी के पास आती, जिसे देखकर बहुत खुश दिखाई दे रहा होता है। जाते हुए चिंगी ने फांगमुलन को एक अम्ब्रेला दी होती और इस अम्ब्रेला के अंदर एक घर का एड्रेस होता है। आज फांगमुलन उसी घर पर आ जाती है। असल में इस घर में चिंगी और फांगमुलन पहले भी एक साथ टाइम गुजार चुके हैं। इतने में यहाँ पर चिंगी आ जाता है। फांगमुलन से पूछती है कि तुमने मुझे यहाँ पर आखिर क्यों बुलाया है? चिंगी कहता है कि तुम सबसे ये कहो कि जोंगची को मैंने मारा है। ये बात सुनकर फांगमुलन गुस्सा हो जाती है, उसे कहती है कि ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? फांगमुलन कहती लेकिन तुम ब्लेम क्यों ले रहे हो? चिंगी कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम बेकसूर हो, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए फाइट करना चाहता हूँ। ये बात सुनकर ये हैरान हो जाते, कहती है कि क्या तुम्हें लगता है कि हुआ फैमिली इस बात पर यकीन करेगी? तो चिंगी कहता है कि हम दोनों को अपनी स्टेटमेंट मैच करनी है। जैसे ही लीबोजे अपना अरेस्ट वारंट तुम्हारे खिलाफ वापस ले लेगा तो मेरा भाई उन लड़कियों को भी छोड़ देगा। फांगमुलन कहती है कि तुम्हारा क्या होगा? चिंगी कहता है कि मेरे पास मेरा भाई है, वो मुझे प्रोटेक्ट करेगा। फांगमुलन कहती है लेकिन अगर वो तुम्हें प्रोटेक्ट ना कर पाया और हुआ फैमिली ने तुम्हारे साथ वही सब कुछ किया जो उन्होंने 3 साल पहले किया था तो? चिंगी कहता है कि तुम्हारी लाइफ तो खतरे में नहीं है, फिर तुम्हें इतनी चिंता क्यों हो रही है? क्या तुम इस बात से डर रही हो कि तुम दोबारा मुझे नहीं देख पाओगी? फांगमुलन कहती है कि मुझे बुरा इसलिए लग रहा है क्योंकि तुम हमारी खातिर ये सब कुछ कर रहे हो। इससे पूछती है कि तुम्हारी क्या शर्त है? चिंगी कहता है कि तुम्हें एक दिन के लिए मेरे साथ यहाँ पर रुकना पड़ेगा। फांगमुलन इसके लिए मान जाती है। चिंगी ने यहाँ पर इसकी पेंटिंग संभाल कर रखी होती जो ये पूरी नहीं कर पाई थी, सिर्फ इस उम्मीद में कि अगर एक दिन ये वापस आई तो ये पेंटिंग पूरी हो सकती है। फांगमुलन कहती है कि तब तो तुम यही जानते थे कि मैं मर गई हूँ। चिंगी कहता है कि फिर भी मैंने इसको संभाल कर रखा। चिंगी इसको ये पेंटिंग पूरा करने के लिए कहता है और जब ये डिनर बनाने के लिए जा रहा होता है तो फांगमुलन बहुत हैरान होते हुए इससे पूछती है कि तुमने खाना बनाना कब सीखा? जैसे ही फांगमुलन पेंटिंग करने में मसरूफ हो जाती है उतनी देर में चिंगी फांगमुलन की फेवरेट डिश बना रहा होता है। ये खाना बनाते हुए जब फांगमुलन को देखता है तो इसे वो टाइम याद आ जाता है जब ये दोनों साथ थे और ये यही सोच रहा होता है कि पहले फांगमुलन कितनी फुल ऑफ लाइफ थी और ये दोनों एक साथ कितना खुश थे। फांगमुलन इसकी कुकिंग देखकर बहुत इम्प्रेस होती है और चिंगी ने वही सब कुछ बनाया होता है जो इसने बेजिंग में इसको सिखाया था। फांगमुलन जब इसका बनाया हुआ खाना ट्राई करती है तो चिंगी से पूछता है कि कैसा बना है? फांगमुलन कहती है कि अच्छा है, लेकिन अगली बार तुम इसे भी ज्यादा अच्छा बना सकते हो। चिंगी इस बात पर मुस्कुराने लगता है कि क्या हम अगली बार भी मिलेंगे। ये जल्दी से बात बदल देती है, कहती है कि तुम वो पेंटिंग देख लो। चिंगी को ये पेंटिंग बहुत पसंद आती क्योंकि फांगमुलन ने इन दोनों को ही ड्रॉ किया होता है और इससे पूछता है कि क्या ये मेरे लिए है? तो फांगमुलन कहती है कि हाँ। इसके बाद ये दोनों सितारों को देखने के लिए बाहर आकर बैठ जाते हैं। चिंगी ठंड के बहाने फांगमुलन का हाथ पकड़ लेता है और ये मुस्कुराए जा रहा होता है। फांगमुलन इसको देखकर कहती है कि पहले भी तुम इसी तरह से मुस्कुराया करते थे। चिंगी कहता है कि क्या मैं बहुत बदल गया हूँ? तो फांगमुलन कहती है कि हाँ। चिंगी कहता है कि मैं सिर्फ इसलिए बदला क्योंकि तुम मुझे छोड़कर चली गई थी। इससे कहती है कि हम दोनों ने बेचैन में जो भी टाइम गुजारा था वो बहुत थोड़ा था। चिंगी कहता है कि जरूरी तो नहीं है कि प्यार की गहराई को टाइम के साथ ही जोड़ा जाए। फांगमुलन कहती
कहती है कि तुम अभी तक मूव ऑन क्यों नहीं कर पाए। चिंगी कहता है कि जिस मोमेंट मैंने तुम्हें खोया उसके बाद मेरे पास खोने के लिए और कुछ भी नहीं बचा था। फांगुलन कहती है लेकिन लाइफ में बहुत कुछ खोना पड़ता है। चिंगी कहता है कि तुम्हें ढूंढने के लिए ही मैं आज जिंदा हूँ। ये सुनकर फांगुलन इमोशनल हो जाती है और इससे कहती है कि तुम्हें मुझसे नफरत करनी चाहिए। चिंगी कहता है कि हाँ मुझे तुमसे नफरत करनी चाहिए, लेकिन ऐसा उसी दिन होगा जब मैं तुमसे प्यार करना छोड़ दूंगा। ये सुनकर फांगुलन इमोशनल हो जाती है और ये चिंगी को किस करती है। वादे के मुताबिक फांगुलन रात यहीं पर गुजारती है। अगली सुबह जब इसकी आंख खुलती है तो चिंगी इसको कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बना दिया है। इससे पूछती है कि क्या तुम जा रहे हो। चिंगी कहता है कि मैंने सिर्फ एक दिन के लिए ही कहा था। तो फांगुलन कहती है कि हमने अभी भी अपना वो डांस पूरा नहीं किया। ये सुनते ही चिंगी खुश हो जाता है। अब यहाँ पर फांगुलन और चिंगी डांस करने लगते हैं। 3 साल पहले वादे के मुताबिक चिंगी ने फांगुलन को टैंगो करना सिखाया था, लेकिन डांस करते हुए फांगुलन चिंगी को यहाँ पर बेहोश कर देती है और खुद यहाँ से भाग जाती है। इसके बाद फांगुलन चिंगी से मिलने के लिए आती है। चिंगी उसको कहता है कि तुमने यहाँ पर आने की हिम्मत कैसे की है। तो फांगुलन उसको बताती है कि कल रात चिंगी मेरे पास था। तुम अंदाजा लगा ही सकते हो कि चिंगी पर मेरा कितना इन्फ्लुएंस है। चिंगी कहता है कि क्या तुम एक दफा फिर से उसका इस्तेमाल करना चाहती हो, लेकिन फांगुलन कहती है कि मैं इस बार ऐसा कुछ नहीं करना चाहती। चिंगी कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम चाहती हो कि चिंगी इल्जाम अपने सर ले ले, लेकिन फांगुलन कहती है कि ऐसा मैं नहीं बल्कि चिंगी करना चाहता है। मेरे लिए इस टाइम से ज्यादा अच्छी मूव और कोई नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी मैं ऐसा नहीं करना चाहती। चिंगी उससे पूछता है लेकिन क्यों। दूसरी तरह चिंगी को जैसे ही होश आता है उसको रियलाइज होता है कि फांगुलन यहाँ से भाग गई है। चिंगी उसको बताता है कि उन लड़कियों को मैं पहले ही हुआ फैमिली के हवाले कर चुका हूँ। इस पर फांगुलन कहती है कि इस सब में मेरा कसूर नहीं है, कोई मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें उस इंसान को पता लगाना चाहिए जो ये सारे काम करवा रहा है। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे मेरे दोस्तों को प्रोटेक्ट करो ताकि चिंगी को फिर से कोई कुर्बानी नहीं देनी पड़े, और फ्यूचर में मैं तुम्हारी भी मदद करूंगी। लेकिन चिंगी उसको यहाँ से बाहर निकाल देता है। फांगुलन के यहाँ से जाने के बाद चिंगी अपने असिस्टेंट से पूछता है कि मैंने तुमसे पता लगवाने के लिए कहा था कि 12 साल पहले क्या हुआ था। आज जोंगची का फ्यूनरल होता है और यहाँ पर फांगुलन रेड ड्रेस पहनकर आ जाती है, जिसको देखकर मास्टर हुआ को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। साथ ही यहाँ पर पेपर गिरने लगते हैं जिस पर फांगुलन ने वो सारे काम लिखवाए होते हैं जो हुआ फैमिली ऑर्फनेज हाउस के जरिए कर रही है। मास्टर हुआ इससे कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आई हो। फांगुलन कहती है कि हुआ फैमिली ने जितने भी क्राइम्स किए हैं आज पब्लिकली आप उसको एक्सेप्ट करेंगे, और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आज जोंगची के साथ आप भी दफन होंगे। लेकिन मास्टर हुआ इसकी धमकी से नहीं डरते और इस पर अटैक कर देते हैं। लेकिन इतने में ही फांगुलन को बचाने के लिए मिस्टर फांग यहाँ पर आ जाते हैं। मिस्टर फांग को यहाँ पर देखकर मास्टर हुआ कहते हैं कि ये सब कुछ हमें फंसाने के लिए किया जा रहा है। लेकिन मिस्टर फांग बताते हैं कि मेरी बेटी जब छोटी थी तो मैं अपने रिश्तेदारों से मिलवाने के लिए उसको नैनिंग में लेकर आया था, लेकिन उसे अगवा कर लिया गया था और उसने एक लंबा टाइम ऑर्फनेज हाउस में गुजारा है। मुझे तो अपनी बेटी को बड़ा होता हुआ देखने का मौका भी नहीं मिला। फांगुलन कहने लगती है कि मैंने ऑर्फनेज हाउस में बहुत कुछ देखा है। वहाँ पर एक लड़की थी जिसका नाम शाओलन था, वो हम सब का बहुत ख्याल रखा करती थी और उसी ने हमें उम्मीद दी थी कि हम यहाँ से निकल सकते हैं, लेकिन 22 साल की उम्र में हुआ फैमिली के मॉन्स्टर्स की वजह से वो मर गई। अब यहाँ पर सभी लोग बात करने लग गए होते हैं कि क्या वाकई में हुआ फैमिली ये सब कुछ कर रही है। फांगुलन से पूछती है कि क्या उन सब विक्टिम्स के लिए मुझे इंसाफ नहीं मांगना चाहिए। तो यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो कहते हैं कि तुमने बिल्कुल सही किया है, लेकिन मास्टर वो अभी भी हार मानने के लिए तैयार नहीं होते और कहते हैं कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम अपनी दोस्तों को बचा सकती हो। लेकिन इतने में यहाँ पर चिंगी आ जाता है। फांगुलन जैसे ही चिंगी को यहाँ पर देखती है तो ये नोटिस करती है कि चिंगी ने उन सभी लड़कियों को रेस्क्यू कर लिया है। चिंगी फांगुलन के पास आकर कहता है कि तुम्हारे बाल खराब हो गए हैं। फांगुलन कहती है कि तुम्हें चोट लगी है। चिंगी कहता है कि तुम्हें अब मेरी चिंता हो रही है, लेकिन ये काम तो मेरा था। फांगुलन कहती कि मेरा गोल सच्चाई को सबके सामने लाना है ताकि ये काम हमेशा के लिए खत्म हो सके। चिंगी ये सुनकर मुस्कुराने लगता है। अब यहाँ पर जितनी भी लड़कियाँ होती हैं वो मास्टर हुआ को बता रही होती हैं कि आखिर इनकी फैमिली ने इनके साथ क्या क्या किया है। फांगुलन को ये देखकर बहुत अच्छा लग रहा होता है कि इन लड़कियों की पावर की वजह से आज इन सबको यहाँ से भागना पड़ रहा होता है। लेकिन इनके भागने से पहले ही लीबोजे अपनी टीम के साथ यहाँ पर आ जाता है इन्हें गिरफ्तार करने के लिए। आज फांगुलन यहाँ पर शाओलन को देखती है जो कहती है कि सुसु तुमने ये कर दिखाया है। लीबोजे हेतंग के पास आता है तो उसको देखकर मुस्कुराने की कोशिश कर रही होती है तो लीबोजे कहता है कि अगर तुम मुस्कुराना नहीं चाहती तो अपने आप को फोर्स नहीं करो। ये सुनकर हेतंग रोने लगती है। लीबोजे इसको बताता है कि मुझे अब पता चला कि आखिर तुम क्या करने की कोशिश कर रही थी, तुमने वाकई में बहुत बड़ा काम किया है। ये सुनकर हेतंग मुस्कुराने लगती। लीबोजे कहता है कि हुआ फैमिली वो अपनी पोजीशन
पोजीशन कभी वापस नहीं ले पाएगी, इसलिए अब तुम आगे क्या करने वाली हो? हेतन कहती है कि मेरा कोई घर नहीं है, मेरे पेरेंट्स की डेथ जल्दी हो गई थी, मेरा सिर्फ एक भाई था, वो भी एक एक्सीडेंट में मुझे बचाते हुए उसकी डेथ हो गई थी। ये सुनकर लीबो से कहता है कि अगर तुम चाहो तो तुम मुझे अपनी फैमिली समझ सकती हो। ये सुनकर हेतन इससे पूछती है कि क्या तुम मेरे साथ कॉफी पीने के लिए चलोगे? ये सुनकर लीबो से मुस्कुराने लगता है। अब मिस्टर फांग जब फांगलन के पास आते हैं तो ये इससे कहने लगते हैं कि पिछले कई साल तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल थे, लेकिन तुमने शॉलन का बदला ले लिया है। फांगलन रो रही होती है तो मिस्टर फांग इससे पूछते हैं कि तुम रो क्यों रही हो? फांगलन कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आगे क्या करने वाली हूँ। इस पर मिस्टर फांग कहते हैं कि अब से तुम फांगलन नहीं हो बल्कि रेन सुसु हो, और रेन सुसु बनकर ही तुम्हें अपनी बाकी की लाइफ भी गुजारनी चाहिए। ये कहती है लेकिन सुसु क्या करना चाहती है मुझे तो ये भी नहीं पता। मिस्टर फांग कहते हैं कि तुम अपने दिल से पूछना चाहिए, तुम्हारा जो भी करने को मन करता है तुम्हें वही करना चाहिए। इसके साथ ही यहाँ पर सुसु चिंगी को देखती है जो बिल्कुल पहले की तरह आज भी मुस्कुराता हुआ सुसु के पास आ रहा होता है। चिंगी को देखकर सुसु मुस्कुराने लगती है। चिंगी कहता है कि मुझे तुम्हें कहीं पर लेकर जाना है। रेन सुसु आज बगैर कुछ सोचे खुशी खुशी चिंगी के साथ यहाँ से चली जाती है। रेन सुसु से पूछती है कि तुम मुझे कहाँ पर लेकर जा रहे हो? तो चिंगी कहता है कि तुम्हारे घर। ये सुनकर रेन सुसु इसको बताने लगती है कि मैं अपने पेरेंट्स के साथ सी साइड पर रहा करती थी और मैं बचपन में कैप्टन बनना चाहती थी ताकि मैं दुनिया देख सकूं, लेकिन मैंने अपने डैड से कहा कि अगर मैं कैप्टन बन जाऊंगी तो फिर मुझे आप दोनों से कई महीने दूर रहना पड़ेगा। जिस पर इसके डैड ने इसे कहा था कि ऐसा नहीं होगा क्योंकि हम लोग बोट पर तुम्हारे साथ ही होंगे। रेन सुसु कहती कि जो टाइम मैंने अपने पेरेंट्स के साथ गुजारा है वो मेरी लाइफ का बेस्ट टाइम था। चिंगी ये सुनने के बाद रेन सुसु को थैंक्स बोलता है कि फाइनली इसने चिंगी को अपने बारे में बताया है। बस में बैठने के बाद चिंगी रेन सुसु से पूछता है कि फिर क्या हुआ? सुसु कहती है कि एक एक्सीडेंट की वजह से मेरे पेरेंट्स की डेथ हो गई और इसके बाद की कहानी तुम जानते हो कि मैं कैसे फांगमलन बनी। चिंगी कहता है लेकिन तुम मेरे लिए हमेशा रेन सुसु ही रही हो। ये कहती है लेकिन तुम असली सुसु को नहीं जानते। ऑर्फनेज हाउस में रहने के बाद मेरी असली पर्सनैलिटी तो कहीं गुम हो गई थी। मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बदला लेना था। मैंने कभी अपने सपनों या अपने बारे में नहीं सोचा, लेकिन जो कुछ भी मैंने किया है उसके बाद मैं सोचती हूँ कि अगर मेरे पेरेंट्स मुझे जिस तरह से देखें तो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। चिंगी कहता है कि मैं जिस सुसु को जानता हूँ वो काइंड है और बहुत बहादुर, तो दूसरों के लिए फाइट करती है। अगर ये असली सुसु नहीं है तो फिर तुम मुझे बताओ वो कैसी है। इस पर ये कहती है कि वो तो मैं खुद भी भूल गई हूँ। चिंगी से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम कैसा महसूस कर रही हो। बहुत टाइम तक मुझे भी यही लगता था कि मैं प्यार के काबिल नहीं हूँ। ये सब सुनकर रेन सुसु रोने लगती है तो चिंगी इसको कहता है कि तुम आइंदा मेरे सामने अपने बारे में ऐसे बात नहीं करना। ऐसे लगता है कि इनडायरेक्टली तुम मेरी ही पसंद की इंसल्ट कर रही हो। ये बात सुनकर सुसु मुस्कुराने लगती है, कहती है कि जब वो फैमिली का किस्सा पूरी तरह से खत्म हो जाएगा तब मैं वो करूंगी जो सुसु हमेशा से करना चाहती थी। चिंगी कहता है कि मुझे लगता है कि इस बात का ताल्लुक मुझसे है। तो सुसु कहती है कि तुम्हें ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। चिंगी कहता है कि 3 साल पहले जब तुम मुझे छोड़कर गई थी तभी मुझे पता चल गया था कि तुम मुझे खोने से डरती हो। सुसु कहती है कि मैं तुम्हें मरते हुए नहीं देख सकती, तुम्हें खोने से मुझे डर नहीं लगता। ये सुनकर चिंगी हंसने लगता है और सुसु को किस करने के बाद कहता है कि क्या ये दोनों एक ही चीज नहीं है, और ये इससे कहता है कि क्या तुम मुझसे कोई नाइस बात नहीं कर सकती। रेन सुसु कहती है कि मैं भला ऐसा क्यों करूंगी। चिंगी कहता है कि अगर तुम कोई मुझसे नाइस बात करोगी तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। ये सुनकर ये हंसने लगते कहती है क्या तुम मुझे थोड़ा सा वक्त दे सकते हो, मैं असली रेन सुसु को तलाश करना चाहती हूँ। चिंगी कहती है कि ठीक है, तुम्हें जितना टाइम चाहिए तुम ले सकती हो। इसके बाद चिंगी अपने भाई से बात करने के लिए आता है कि इसे भी अब सुसु को माफ कर देना चाहिए, लेकिन चिंगी कहता है कि मैंने मॉम से बात कर ली है, एंगेजमेंट प्लान के मुताबिक ही होगी। ये सुनकर चिंगी बहुत हैरान होता है और कहता है कि अब सच्चाई जानने के बावजूद भी उससे क्यों शादी करना चाहते हैं। चिंगी कहता है कि ओवा फैमिली से बदला लेने के लिए उसने क्या कुछ नहीं किया, मैं उस पर भरोसा नहीं कर सकता, न जाने उसका आगे का क्या प्लान है। चिंगी कहता है कि इस बात का फैसला आप नहीं बल्कि सुसु खुद करेगी। चिंगी कहता है कि तुम्हारे पास सुसु को देने के लिए कुछ भी नहीं है, तुम बस उसको प्रोटेक्ट कर सकते हो, और तुम ये बात मत भूलो कि हुआ फैमिली के साथ जो कुछ भी हुआ है वो तुम्हारी वजह से नहीं बल्कि मोरोंग फैमिली के इन्फ्लुएंस की वजह से हुआ है। मुझे उसे फोर्स करने की जरूरत नहीं है, वो खुद जानती है कि उसे क्या चूज करना है। ये सब बातें पीछे खड़ी सुसु भी सुन रही होती है। ये कुछ कहने के लिए जाने ही वाली होती है कि इतने में इसको कॉल आ जाती है। अब चिंग्यू का असिस्टेंट आकर इसको बताता है कि मास्टर हुआ जेल से भाग गए हैं। चिंग्यू नैनियन से निकलने के सारे रास्ते बंद करवा देता है। अब चिंग्यू जब यहाँ से जाने लगता है तो चिंग्यू उसको कहता है कि जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें हीरो बनने की जरूरत नहीं है। लेकिन चिंग्यू कहता है कि आपकी बात में से तो ऐसा लग रहा है कि मैं मोरोंग फैमिली के बिना कुछ भी नहीं हूँ, पर मैं आपको ये बात प्रूव करके दिखाऊंगा कि मैं उसकी मदद कर सकता हूँ, मुझे मोरोंग फैमिली की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। चिंग्यू उससे पूछता है कि तुम क्या करने वाले हो, तो चिंग्यू कहता है कि मैं कभी भी फैमिली की खातिर अपने प्यार की कुर्बानी नहीं दूंगा। मैं नहीं जानता कि आप क्या सोचते हैं, लेकिन मुझे ये जरूर मालूम है कि मिस ही बहुत अपसेट है। ये कहने के बाद चिंग्यू यहाँ से चला जाता है। चिंग्यू अब सुसु को मिलने
मिलने के लिए बुलाता है और कहता है कि चिंगी किसी भी लड़की को पसंद कर सकता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो तुम जैसी डेंजरस लड़की के साथ नहीं रह सकता। लेकिन सुसु कहती है कि पहली बात तो ये कि अब मैं फांगमुलान नहीं रही, और दूसरा ये कि अब मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती। कल मिस्टर फांग तुमसे बात करने के लिए आ जाएंगे। ये कहने के बाद तुम यहाँ से जाने लगी तो चिंग्यू उस इंसिडेंट का नाम लेता है जिसमें इसके पेरेंट्स की डेथ हुई होती है। ये सुनकर सुसु हैरान हो जाती है। दूसरी तरफ चिंगी ने मास्टर हुआ के खास आदमी से पता लगवा लिया होता है कि वो अब्रॉड भागना चाहता है, लेकिन चूंकि नैनचंग के सारे रास्ते बंद हो गए हैं तो वो बोट के जरिए हैंगचंग जा रहा है। अब चिंगी घर पर आता है सुसु का पूछने के लिए, लेकिन इसको सर्वेंट से पता चलता है कि वो कहीं बाहर गई हुई है। चिंगी सुसु का इंतजार नहीं कर सकता क्योंकि इसको हैंगचंग के लिए निकलना होता है। अब यही सर्वेंट सुसु के पास आती है एक लेटर लेकर जो कि चिंगी ने इसके लिए छोड़ा होता है। चिंगी इस लेटर में सुसु को बताता है कि मैं मास्टर हुआ को पकड़ने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ कि सर्दियों की पहली स्नो से पहले ही मैं वापस आ जाऊंगा। अब फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि चिंगी ने सुसु से ये कहा होता है कि जिस एक्सीडेंट में इसके पेरेंट्स की डेथ हुई थी, उसी एक्सीडेंट के कुछ टाइम बाद रेलवे स्टेशन पर एक ब्लास्ट हुआ था जिसमें चिंगी के डैड की डेथ हो गई थी। ये कहता है कि ये दोनों इंसिडेंट्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सुसु कहती है कि तो तुम ये कहने की कोशिश कर रही हो कि मेरे पेरेंट्स की डेथ कोई एक्सीडेंट नहीं थी। चिंगी कहता है कि हाँ ऐसा ही है, और इसके पीछे मास्टरमाइंड कौन है उसके बारे में कुछ भी नहीं पता चला। सुसु पूछती है कि तुम्हारे डैड की डेथ से सबसे ज्यादा फायदा किसको हुआ होगा। चिंगी कहता है कि मार्शल ली को। रात में मिस्टर हुआ अपने एसेट्स के साथ भाग रहे होते हैं, लेकिन जैसे ये इन बॉक्सेस को चेक करते हैं तो इन्हें पता चलता है कि इनमें कागज भरे हुए हैं। मास्टर हुआ चिल्लाने लगते हैं कि आखिर मेरे पैसे कहाँ हैं। इतने में ही यहाँ पर चिंगी आ जाता है और कहता है कि क्या आपको मेरा दिया हुआ गिफ्ट पसंद आया है। चिंगी ने मास्टर हुआ के बिल्कुल उसी जगह पर अटैक किया होता है जहाँ पर इन्होंने 3 साल पहले चिंगी को चोट पहुंचाई होती है। ये मास्टर हुआ के पास जाकर कहता है कि इतने साल गुजरने के बावजूद भी आज तक मैं दर्द को महसूस करता हूँ। दूसरी तरफ चिंगी को अपनी इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये पता चला होता है कि मार्शल ली का सामान बाओहुआ फर्म के थ्रू मंगवाया करते थे और सुसु के डैड उसी फर्म में काम करते थे। ये सब जानने के बाद सुसु कहती कि इसका मतलब है। चिंगी कहता है कि हाँ तुम सही समझी हो बदला लेने के लिए। फ्रेंड सुसु बहुत कंफ्यूज दिखाई दे रही होती है। चिंगी उसको कहता है कि मैं तुम्हें एक ऑफर देता हूँ, अगर तुम मुझसे शादी करोगी तो मार्शल ली से बदला लेना तुम्हारे लिए बहुत आसान होगा। सुसु कहती है कि अगर मैं कामयाब हो भी जाऊँ तब भी ली फैमिली मुझे नहीं छोड़ेगी। फ्रेंड सुसु कहती है कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है, वैसे भी मैं अब चिंगी को नहीं छोड़ना चाहती। ये कहने के बाद रेन सुसु जब यहाँ से जाने लगती तो चिंगी कहता है कि मिस्टर फांग तो तुम्हारी मदद करने नहीं वाले, अब तुम फांगमुलन नहीं रही और चिंगी के पास तुम्हें ऑफर करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है। मेरी मदद के बगैर तुम कुछ भी नहीं कर सकती। ये सुनकर सुसु को गुस्सा आ जाता है। ये कहती है कि अगर तुम मेरी मदद करोगे तो तुम भी इस सब में इन्वॉल्व हो जाओगे और तुम ये खतरा क्यों मोल लोगे। जिस पर चिंगी कहता है कि हुआ फैमिली का इन्फ्लुएंस नैनचिंग से पहले ही खत्म हो चुका है, जब ली फैमिली भी नहीं रहेगी तो सारी पावर मेरे हाथों में आ जाएगी। ये सुनकर सुसु को बहुत हैरानगी होती है कि ये भी पावर के पीछे है। चिंगी का असिस्टेंट भी इसको ऐसा करने से मना कर रहा होता है कि जब लीबोजे और चिंगी को पता चलेगा तो वो आपके बारे में क्या सोचेंगे। तो यहाँ पर ये अपने असिस्टेंट से कहता है कि मुझे सिर्फ बड़ी पिक्चर पे फोकस करना है। मिस्टर फांग यहाँ से वापस जा रहे होते हैं। चिंगी का असिस्टेंट कहता है कि चिंगी ने आपके लिए गिफ्ट भिजवाया है। असल में हुआ फैमिली के सामान में से ऑर्फनेज हाउस में ली गई बहुत सारी फोटोज मिली होती है और उनमें से एक फोटो शॉलन की होती है। अपनी बेटी की फोटो देखकर मिस्टर फांग बहुत इमोशनल हो जाते हैं, कहने लगते हैं कि मैंने नहीं सोचा था कि मैं अपनी बेटी को देख पाऊंगा कि वो कैसी दिखती है। ये चिंगी के असिस्टेंट से कहते हैं कि तुम चिंगी को मेरी तरफ से थैंक्स बोल देना। जब ये यहाँ से चला जाता है तो मिस्टर फांग कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम चिंगी को पसंद करती हो, इसीलिए अब तुम्हें चिंगी से शादी करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम मेरे लिए बिल्कुल मेरी बेटी की तरह हो, तो तुम अपने मासी को भूलकर एक नई लाइफ की शुरुआत करो। काम खत्म करने के बाद मैं फौरन ही नैनिंग वापस आऊंगा ताकि तुम्हारी मैं खुद चिंगी के साथ शादी करवा सकूं। आज चिंग्यू लीबोजे को कॉल करता है। लीबोजे कहते हैं कि आपने किस काम के लिए कॉल की है। तो चिंग्यू कहता है कि कोई काम नहीं था, मुझे बस तुम्हारी याद आ रही थी। लीबोजे कहता है कि ऐसी बात है तो वापस आकर हम दोनों ड्रिंक के लिए अपने फेवरेट रेस्टोरेंट चलेंगे। मार्शल ली की वजह से चिंग्यू थोड़ा सा अपसेट दिखाई दे रहा होता है, इसलिए ये लीबोजे से पूछता है कि अगर एक दिन मोरोंग फैमिली और ली फैमिली एक दूसरे के दुश्मन बन गए तो फिर तुम क्या करोगे। लीबोजे कहता है कि ये आप क्या कह रहे हैं, मुझे आप पर पूरा भरोसा है कि आप कभी भी ऐसा नहीं होने देंगे। आपको याद होगा जब मैं घर छोड़कर जा रहा था तो आपने मुझसे वादा किया था कि तुम्हारा बड़ा भाई कभी भी कुछ बदलने नहीं देगा। चिंगी मुस्कुराते हुए कहता है कि हमसे याद और तुम हमेशा ही मेरे छोटे भाई रहोगे। रात में सुसु जब वापस जा रही होती तो स्नो पड़ने लगती है। स्नो को देखकर सुसु को चिंगी का ख्याल आता है तो ये चिंगी को कॉल करती है। चिंगी कॉल उठाते ही इससे पूछते है कि क्या तुम मुझे मिस कर रही थी। तो ये कहती है कि हाँ, और इसे फोटो के लिए थैंक्स बोलती है कि अंकल फांग वो फोटो देखकर बहुत खुश हो गए थे। चिंगी सुसु से कहता है कि अब फाइनली सब कुछ खत्म हो गया है, तुम्हें अपने पास्ट की वजह से अब
अपने फ्यूचर को सेक्रीफाइस नहीं करना पड़ेगा। लेकिन सुसु चिंगी की ये बात सुनकर रोने लगती है और चिंगी से कहती है कि स्नो पड़ रही है। चिंगी कहता है कि यहाँ पर स्नो नहीं हो रही। ये सुनकर सुसु चिंगी को स्नो की आवाज सुनाती है। चिंगी स्नो की आवाज सुनने के बाद कहता है कि ये मुझे तुम्हारी आवाज जैसी लगती है। सुसु कहती है कि फिर ये आवाज क्या कह रही है। चिंगी कहता है कि वो ये कहना चाह रही है कि तुम मुझे बहुत मिस कर रही हो। ये सुनकर सुसु इससे पूछती है कि अगर एक दिन मैं यहाँ से सब कुछ छोड़कर हमेशा के लिए जाना चाहूँ तो क्या तुम मेरे साथ चलोगे। चिंगी इसे कहते हैं कि असल में मैं भी ऐसा ही चाहता हूँ और इसे कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम मुझे हर बात बताओगी क्योंकि मैं तुम्हें हर किस्म की सिचुएशन में प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। ली फैमिली की शिपमेंट में कोई प्रॉब्लम हो गई होती है और मिस्टर फांग उसी को देखने के लिए गए होते हैं, लेकिन इस शिप में आग लग जाती है जिसकी वजह से अंकल फांग की डेथ हो जाती है। अगली सुबह जैसे ही सुसु ये खबर पढ़ती है तो ये बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है, फौरन से यहाँ से चली जाती है। मैडम मोरोंग चिंगी को कॉल करके कहती है कि जितनी जल्दी हो सके तुम्हें शादी करनी होगी। अब सुसु चिंगी को कॉल करके कहती है कि हमें जल्द से जल्द शादी करनी होगी। चिंगी जब शादी की डेट डिसाइड कर रहा होता है तो बाहर से मिस ये भी ये बात सुन लेती है। सुसु कहती है कि यार मेरी जगह कोई और बदला ले सकता है क्योंकि मैं खुद को या अपनी फ्रेंड्स को किसी मुश्किल में नहीं डालना चाहती। चिंगी कहता है कि हम इसके लिए भी कुछ प्लान कर लेंगे, लेकिन प्लान कामयाब होता है या नाकाम इसका मोरोंग फैमिली से कोई लेना देना नहीं होगा। चिंगी अपने असिस्टेंट से बात करते हुए कहता है कि अगर सुसु इस प्लान में सक्सेसफुल हो जाती है तो मैं इस मसले को ली फैमिली के पॉलिटिकल दुश्मनों पर डाल दूंगा। इस सब के बाद मैं उसको नैनियांग से हमेशा के लिए भेज दूंगा और चिंगी भी इस तरह से सेफ रहेगा। कोई मुझ पर शक नहीं करेगा क्योंकि मार्शल ली के बहुत सारे दुश्मन हैं। लेकिन असिस्टेंट कहता है कि ब्राइड की जगह पर भी तो हमें कोई चाहिए होगा। मिस ये सारी बात सुनने के बाद यहाँ से चली जाती हैं। आज सुसु और हेतंग बहुत उदास होती हैं अंकल फांग की डेथ की वजह से और कहती हैं कि हम मार्शल ली से बदला जरूर लेंगे। चिंगी का असिस्टेंट कहता है कि जब मैं सुसु को इसके बारे में पता चलेगा तो वो बहुत खुश हो जाएंगी। असल में चिंगी को हुआ फैमिली की जो भी प्रॉपर्टी और पैसे मिले होते हैं वो सुसु को देने वाला होता ताकि वो लड़कियों की मदद कर सके। अब चिंगी जैसे ही घर पे पहुँचता है तो ये डेकोरेशन को देखकर सर्वेंट से पूछता है कि किसकी शादी हो रही है। उसे पता लगता है कि असल में सुसु और चिंगी की शादी हो रही है। ये सुनते ही चिंगी तो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। चिंगी गुस्से में सुसु के पास आता है, कहता है कि मैं हुआ फैमिली के एसेट तुम्हारे लिए सॉर्ट करवा रहा था और तुम यहाँ पर मेरे ही भाई से शादी करने की तैयारी कर रही हो। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम थी तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता था। सुसु कहती है कि मोरोंग फैमिली के मुकाबले में तुम मेरी मदद नहीं कर सकते। चिंगी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अब सुसु किससे बदला लेना चाह रही है। इस पर सुसु कहती है कि अब तो अंकल फांग की भी डेथ हो गई, इसलिए मेरे पास फांग फैमिली की भी सपोर्ट नहीं है, इसलिए अब मुझे चिंगी और मोरोंग फैमिली की बहुत जरूरत है। चिंगी कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे ऐसा करने के पीछे जरूर कोई रीजन होगी, लेकिन तुम प्लीज मुझे बताओ, हो सकता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। सुसु कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए अब हम दोनों एक साथ नहीं रह सकते। ये कहने के बाद सुसु जब यहाँ से जाने लगती है तो चिंगी इसका हाथ पकड़कर इसको रोकने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन इतने में यहाँ पर मैडम मोरोंग आ जाती है जो चिंगी को कहती है कि तुम अभी और इसी वक्त अपनी सिस्टर इन लॉ का हाथ छोड़ दो। ये सुनकर चिंगी इसका हाथ छोड़ देता है। अब मैडम मोरोंग सबके सामने चिंगी को मार रही होती है कि क्या तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती सबके सामने अपनी सिस्टर इन लॉ के साथ ऐसा करते हुए, और इससे पूछती है कि आखिर हुआ फैमिली के एसेट्स। और चिंगी कहता है कि क्या आपको लगता है कि मैं सब कुछ आराम से आपके हवाले कर दूंगा। मैडम मोरोंग कह रही होती है कि तुम्हारा जो कुछ भी है वो मोरोंग फैमिली का है। मैडम मोरोंग चिंगी के साथ बहुत ही ज्यादा हार्शली बात कर रही होती हैं। ये सब सुनकर चिंगी को भी गुस्सा आ जाता है और ये भी मैडम मोरोंग से हार्शली बात कर रहा होता है। चिंगी को इस तरह से मार खाता हुआ चिंगी देख नहीं पाता और ये इसको बचाने के लिए सामने और गलती से मैडम मोरोंग चिंगी को हिट कर देती है। मैडम मोरोंग गुस्से में कहती है कि आखिर मैंने तुम्हें पैदा ही क्यों किया। चिंगी कहता है कि आपने मुझे पैदा तो किया है लेकिन कभी पाला नहीं, और अगर पाला भी तो भी सिर्फ मुझे बुरा भला कहने के लिए या फिर मेरा इस्तेमाल करने के लिए, और जब मैं आपके इस्तेमाल के काबिल नहीं रहा तो आपने मुझे इस फैमिली से ही निकाल बाहर फेंका। ये सब कहते हुए चिंगी बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो गया होता है, कहने लगता है कि ये सब कुछ एक्सपीरियंस करने के बाद क्या आपको अभी भी लगता है कि फैमिली मेरे लिए इम्पोर्टेंट होगी। ये सुनकर मैडम मोरोंग फिर से चिंगी को मारने लगती है, लेकिन इस बार सुसु इन्हें रोक लेती है। इस पर मैडम मोरोंग गुस्सा सुसु पर करने लगती है कि तुम्हारी शादी चिंगी से हो रही है लेकिन तुम घूम फिर चिंगी के साथ रही हो, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं है। ये कहकर ये सुसु को मारने लगती है, लेकिन चिंगी मैडम मोरोंग को ऐसा करने से रोक देता है। चिंगी पर भी बहुत गुस्सा होता है, कहने लगता है कि मेरे सामने तुम ये अच्छा बनने की एक्टिंग करना बंद करो। तुम जानते भी हो कि मैं उसे पसंद करता हूँ, लेकिन उसके बावजूद तुम जानबूझकर उसे शादी कर रहे हो, और प्लीज अब ये मत कहना कि ये सब कुछ तुम मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए कर रहे हो। चिंगी चलाते हुए कहता है कि ये फैमिली कभी भी मेरे लिए घर नहीं थी। मैडम मोरोंग सुनकर कहती है कि अगर ये फैमिली तुम्हारे लिए घर नहीं थी तो फिर इसको कोई यहाँ से निकाल दे। ये सुनने के बाद चिंगी सुसु के पास जाता है, बहुत ही इमोशनल होते हुए कहता है कि तुमने मुझसे कहा था कि तुम मेरे साथ सब कुछ छोड़ के यहाँ से जाना चाहती हो। ये अपना हाथ सुसु की तरफ बढ़ाकर कहता है कि चलो फिर हम अब इकट्ठे चलते हैं। सुसु ये सब सुनकर रोने लगती है और इसी मोमेंट पर ये पार्ट खत्म हो जाता है।